Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में, लेकिन उस सब चीज़ों के पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। MPPSC प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है। ये टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं 24 फरवरी से। लगभग 20 टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यूनिट बेस्ड टेस्ट होंगे, आपके FLTs यहाँ पर होंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में। करना क्या है आप सभी को, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और रजिस्टर करें आज ही। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर कि क्या इसका डेवलपमेंट रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमें यहाँ देखने मिला है। देखिए, आप सभी को पता है 15 फरवरी को एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया। एक लैंडमार्क मूवमेंट है हमारी डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है दे आर नॉट करेक्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे जिसको हमने पिछले वीडियो में ही यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था। अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये एक बहुत ही पाइवोटल मूवमेंट है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी है, जब हम फंडिंग्स की बात करते हैं, कितना फंड मिला है, किसने फंड किया है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आप देखते हो जिसने फंड किया है उसका नाम उजागर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारी डेमोक्रेसी का वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हैम्पर हो रहा था, विच इज़ दी ट्रांसपेरेंसी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम जो है ये कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल फंडिंग है, उनका जो सोर्स है, इन सारी चीज़ों को डिस्क्लोज ना करने के बारे में थी, इसीलिए इसको रिमूव करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। अब अगर हम बात करें कि जो जजमेंट है ये यहाँ पर केवल इतनी ही बात नहीं कर रहा, बट इसके बहुत सारे लीगल कंसर्न्स भी यहाँ पर बात किए गए हैं, विच मीन्स यहाँ पर एक कॉरपोरेट हाउस या ऑर्गेनाइजेशंस पर लिमिट लगा दिए गए हैं कि भाई अभी तक आप अनलिमिटेड पेमेंट कर रहे थे, ऐसा अब नहीं होगा। कोर्ट ने साथ में ये भी बोला है कि जो प्राइमरी मोटिवेशन है इन सबके पीछे, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट फंडिंग्स होती हैं पॉलिटिकल पार्टी को, ये कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल बिजनेस एडवांटेज भी क्रिएट कर देती है इन पर्टिकुलर बिजनेस हाउसेस को। भाई सिंपल, मैंने आपको फंड दिया, आप मुझे यहाँ पर ऐसी पॉलिसीज़ बनाइए जो मेरे बिजनेस को एडवांटेज करे, जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाकी सभी लोगों के साथ गलत हो रहा है। ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो जो पुराने रिस्ट्रिक्शन थे, जो कि था कि कोई भी जो कॉरपोरेशन है वो फंड कर सकता है 7.5% अपने पिछले 3 साल के ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से, उसको यहाँ पर रिमूव कर दिया गया था और बोल दिया गया था कि नहीं, आप चाहें तो जितना अनलिमिटेड फंड है वो कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की यही सबसे बड़ा फ्लॉ हमें देखने के लिए मिल रहा था। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो शेल कंपनीज और क्रॉनिक कैपिटलिज्म है उस पर भी एक प्रिवेंशन लगाने की बात यहाँ पर हुई है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में एलिमिनेट कर दिया गया है जो अर्लियर कॉन्स्ट्रेंट्स थे, जो परसेंटेज था प्रॉफिट कंपनी का, कि भाई आप 7.5% ही डोनेट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो कि रिमार्केबल था, जो कि अलाउ करता था कि भाई आप इस तरीके का काम कर सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए, इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया। मतलब कोई भी कंपनी, चाहे उसे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दे आर डोनेटिंग एन नंबर ऑफ अमाउंट। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई लॉस मेकिंग कंपनी जब प्रॉफिट ही नहीं बना रही है तो हाउ दे आर डोनेटिंग अ लॉट ऑफ अमाउंट टू पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स यहाँ पर एक पोटेंशियलिटी है कि शैल कंपनीज यहाँ पर बनाई गई हैं, यहाँ पर फ्रॉड कंपनीज क्रिएट की गई हैं, ताकि एक अमाउंट को यहाँ पर ब्लैक अमाउंट को वाइट अमाउंट में कन्वर्ट किया जा सके। इसी के साथ अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्रिटिकल लीगल इशू को यहाँ पर लेकर आया है, विच इज़ द अमेंडमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट थ्रू द फाइनेंस बिल। गवर्नमेंट ने यहाँ पर अमेंडेड RBI एक्ट, गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो भी एक्ट को यहाँ पर चेंज किया है, इन्होंने अलाउ किया है कि शेड्यूल बैंक ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने इस चीज़ को भी स्टक डाउन किया है, इस अमेंडमेंट को भी, और इन्होंने बोला है कि केवल सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी है अंडर दी सेक्शन 31 ऑफ RBI एक्ट कि वो किसी भी प्रकार की करेंसी नोट्स या बॉन्ड्स को यहाँ पर रिलीज कर सकती हैं, और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बैंक या जो भी हम फाइनेंस बिल के थ्रू यहाँ पर लेकर आए थे, ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, कुछ बहुत प्यारे प्यारे चेंजेस यहाँ पर लाए गए हैं। अगेन अगर मैं आपको जजमेंट की बात करूँ तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने
अनइक्विवोकली स्ट्राइक डाउन कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, इन्होंने बोल दिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। साथ ही अमेंडमेंट जो आरपीए एक्ट में यहाँ पर हुए थे फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत और कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी चीज़ें चेंजेस की गई थी उन्हें भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। अलॉन्ग विद दैट सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे आर्टिकल 19 और 14 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा था उसको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है। बोला है कि भाई एक कॉर्नर स्टोन जजमेंट है जो कि हमारे आर्टिकल 14 और 19 को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। सिटीजन्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ को यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है। अगेन एक और जो डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिवली बोल दिया है कि आपके पास जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2019 तक अभी तक आपने रिलीज किए हैं, जो भी आपको मिले हैं, इनकी एक लिस्ट बना के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी यहाँ पर 6 मार्च तक ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर देनी होगी कि किसने कितना फंड किस पार्टी को किया है। साथ ही जजमेंट यहाँ पर अंडरस्कोर कर रहा है कि जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर दिया गया है, एक पावर यहाँ पर दी गई है कि अगर कंटिन्यूस विजिलेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी यहाँ पर किया जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर जजमेंट एक्नॉलेज कर रहा है पाइवोटल रोल प्लेड बाय द टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए जुडिशियल इंटरवेंशन के थ्रू इस सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ चेंजेस थे, कुछ जजमेंट थे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। ईडी ने फाइंड किया है फेमा वायलेशन इन पेटीएम केस। आप सभी को पता है ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पर बैठी हुई थी पेमेंट बैंक लिमिटेड विच इज़ दी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के खिलाफ, और यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ना केवल वायलेशन अंडर दी फेमा यहाँ पर हाईलाइट किया है, बल्कि इन्होंने ये भी देखा है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ऐसे एक्शन हैं जो यहाँ पर लिए गए हैं जो कि आरबीआई की रेगुलेशन के विपरीत आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप सभी को याद होगा कि 31 जनवरी को आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी फर्दर डिपॉजिट, टॉपअप्स और एंगेजिंग इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन आफ्टर 29 फरवरी। ये एक्शन यहाँ पर था इनकी ऑडिट रिपोर्ट के कारण, जिसमें बहुत ज़्यादा नॉन कंप्लाइंसेस और सुपरवाइजरी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए ये ऑडिट रिपोर्ट बिठाई गई थी। इनिशियल डेडलाइन जो थी वो 29 फरवरी थी, बट इसको एक्सटेंड करके मार्च 15 तक भी कर दिया गया है कस्टमर्स को देखते हुए। अब देखिए, ईडी ने यहाँ पर एक स्क्रूटनी बिछाई, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की चीज़ें यहाँ पर चेक की गई, क्योंकि डाउट था कि यहाँ पर फेमा के थ्रू और पीएमएलए के थ्रू विच इज़ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके अंतर्गत भी कुछ गतिविधियां देखने के लिए मिल रही हैं। ईडी ने स्क्रूटनाइज किया, लगभग 50 लाख वॉलेट अकाउंट्स थे जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्मॉल डिपॉजिट थे जिनका कहीं भी नो कॉन्ट्रवेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल। साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ देखने मिली जो फोकस है, जो एलिजिड वायलेशन था कि बहुत सारी केवाईसी एक ही अकाउंट से रिलेटेड थी, एक अकाउंट में मल्टीपल केवाईसीज देखने मिल रही थी, उसके ऊपर भी यहाँ पर एक्शन अभी होल्ड किया है। सो यहाँ पर कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न है अभी विच इज़ द केवाईसी नॉर्म्स एडहेरेंस। क्या जो कंसर्न है यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन है, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप किसकी है, क्या कोई पॉलिटिकल पर्सन इसके पीछे इन्वॉल्व है या नहीं, केवाईसी के साथ ऐसा कैसे हो गया कि भाई एक ही व्यक्ति एक ही केवाईसी पर मल्टीपल यूनिट्स अटैच्ड हैं, मल्टीपल लोन्स यहाँ पर इसको दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी कंसर्न का विषय बनी हुई हैं। बात करते हैं फेमा के बारे में। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगलाइजेशन लेजिस्लेशन है जिसको इनेक्ट किया गया था 1999 में, ताकि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को रेगुलेट किया जा सके और कंट्री के जो एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट सिस्टम है इसको प्रमोट भी किया जा सके। इसने रिप्लेस किया था फेरा को विच इज़ द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट 1973, और साथ ही अब इसे रेगुलेट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर हम इसके एम की बात करें तो इनका मुख्य उद्देश्य था प्रो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की हैं उसके साथ एक रेगुलेशन क्रिएट करना, साथ ही
इकोनॉमिक लैंडस्केप को ध्यान में रखते हुए एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को फैसिलिटेट करना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मेंटेन करना और अनऑथराइज फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को प्रिवेंट करना, विच मीन्स इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज शामिल थी, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी असिस्ट, रेमिटेंस, रिसिप्ट, फंड, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ये जो एक्ट है ये कहीं ना कहीं पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रेगुलेट कर सके जो फ्लो है पेमेंट का टू एंड फ्रॉम अ पर्सन सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, और साथ ही एम्पावर कर देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं ट्रांजैक्शन में अगर किसी भी तरीके का उन्हें कोई भी डाउट होता है। साथ ही फीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज को जो हमारी गाइडलाइंस हैं, जो हमारे प्रिंसिपल हैं WTO के, उसके साथ ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं PMLA की कि PMLA क्या होता है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में यहाँ पर बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है जिसे इनेक्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2002 में, ताकि प्रिवेंट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को। ये एक्ट यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन करता है कि कहीं भी किसी भी तरीके का कंसीलिंग और डिसगाइसिंग प्रोसेस जहाँ पर क्राइम और पोजेशन हो, एक्विजिशन हो या ऐसी किसी भी चीज़ हो जो कि अनअटेन्ड प्रॉपर्टी है, उन सारी चीज़ों को मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत लाया गया है। दैट मीन्स इनका मुख्य उद्देश्य है ऑब्लिगेशंस क्रिएट करना, इन सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखना, क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की सहायता से मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ को रोकना इनका मुख्य काम है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, टॉर्पेडोज रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट इन न्यू डील्स क्लियर्ड बाय DAC। देखिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ग्रांट कर दिया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON फॉर प्रपोजल टोटलिंग 84,560 करोड़ रुपीस। ये कहीं ना कहीं जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डिफेंस एक्विजिशन को लेकर, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल डिफेंस एक्विजिशन। बात करें कि क्या क्या प्रपोजल यहाँ पर किए गए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर अप्रूव किया गया है कि एक लॉन्ग पेंडिंग डील जो है फॉर HWT विच इज़ द हेवी वेट टॉर्पेडोज, जो नेवी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के लिए ज़रूरी हैं, उनको यहाँ पर क्लियर किया जाए, जिसके अंतर्गत जो हमारी अटैकिंग कैपेबिलिटीज़ है नेवी कालवेरी क्लास सबमरीन्स की, उसको बढ़ाया जा सके। साथ ही यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है कि प्रोक्योरमेंट जो है FRAs का, फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट का, जो इंडियन नेवी एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको यहाँ पर किया जाए ताकि हम ऑपरेशनल कैपेसिटीज़ को बढ़ा सकें और हमारी IAF एक अलग रेंज पर पहुँच सके। अलॉन्ग विद दैट मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकन्सेशंस, मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट जैसी अलग अलग चीज़ों को जो डील हैं इन एयरक्राफ्ट की, इनको नेवीज़ को, कोस्ट गार्ड को, इन सभी को लेकर आना और अप्रूव करना। साथ ही नए जनरेशन के जो एंटी टैंक माइंस हैं या डिफेंस टैक्टिकल्स कंट्रोल रडार है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ है, इन सभी को भी यहाँ पर अप्रूवल प्रोवाइड किया गया है। इम्पॉर्टेंट समझिए कि यहाँ पर मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉन्शनेंस एंड मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को लेने की बात की जा रही है। कैटेगरी की बात करें तो बाय एंड मेक यहाँ पर है। ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमारा सर्विलेंस है, इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज़ है नेवी और कोस्ट गार्ड की, उनको यहाँ पर बढ़ाना। ठीक है, साथ ही न्यू जनरेशन एंटी टैंक माइंस को लेकर आया गया है। इसके अंतर्गत भी बात की जा रही है कि हमें इंडिजीनियसली बाय करना है, डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है और मैन्युफैक्चर करना है इन सारी चीज़ों को। ऑब्जेक्टिव की बात करें, इनका मुख्य उद्देश्य ऑपरेशनल करना, एफिशिएंसी बढ़ाना टैक्टिकल बैटल्स एरिया में। साथ ही यहाँ पर नॉन लाइन ऑफ साइट टारगेट को भी यहाँ पर बढ़ाना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। बात करें डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में, सो DAC एक हाई लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंडिया में, जो कि काम करता है सिक्योरिटी एंड डिफेंस स्पेस के लिए, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है डिसाइडिंग ऑन न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशन फॉर 3 सर्विसेज, चाहे हम आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें या एयरफोर्स की बात करें, साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड की भी। DAC की बात करें तो उसको फॉर्म किया गया था आफ्टर द रिकमेंडेशन मेड बाय द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम 2001 कारगिल वॉर के बाद। DAC की बात करें साथ ही तो इसको चेयर किया जाता है बाय द डिफेंस मिनिस्टर, इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी एंड अदर मेंबर्स। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे,
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस यहाँ पर रिलीज़ कर दी हैं, जहाँ पर बोला गया है कि अब कोई भी कोचिंग सेंटर किसी भी तरीके का मिसलीडिंग एक्ट यहाँ पर नहीं कर सकता है। समझिए, यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि कोचिंग क्या है। कोचिंग को लाया गया है ट्यूशन, कोई भी इंस्ट्रक्शन, अकेडमिक सपोर्ट, लर्निंग प्रोग्राम या गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, इसको कोचिंग के अंतर्गत लाया गया है। मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं? देखिए, जैसे फॉल्स असर्शन क्रिएट करना कि हमारी सक्सेस रेट इतनी है, हमारे नंबर ऑफ सिलेक्शन इतने हैं, रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स इस तरीके की है। कुछ प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट किया गया है, जैसे फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी या फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं क्रिएट करना है, जिससे मार्केट में एंजाइटी हो या बच्चे को एंजाइटी हो। साथ ही यहाँ पर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जितनी भी है उनको बच्चों तक पहुंचाना है। रादर, जैसे नेम एंड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स ऑप्टेड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट इन एडवर्टीजमेंट विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग, कि भाई इन्होंने ये कोर्स किया था, इस तरीके की देखिए इन्होंने कोर्स ऑप्ट किया था, ये उसकी ड्यूरेशन थी, आप भी इसी को करिए तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, तो ये भी गलत है, इसे भी मिसलीड बताया गया है। साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर बोला गया कि आप किसी भी तरीके का फॉल्स एट्रीब्यूट क्रिएट ना करें। जो सक्सेस है वो केवल और केवल कोचिंग तक डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी के भी इंडिविजुअल एफर्ट के बिना ऐसी सक्सेस नहीं मिल सकती है, तो यू शुड ऑल्सो एक्नॉलेज देयर इंडिविजुअल एफर्ट्स। साथ ही यहाँ पर इंस्टीट्यूट को डिस्क्लोज करना होगा कि उनके यहाँ कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, कौन से कोर्स के नेम क्या है, रैंकिंग किसकी क्या रही है, ड्यूरेशन क्या है, पेमेंट स्टेटस क्या है, अलग अलग जितने कैंडिडेट हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, इन सभी को आपको डिस्क्लोज करना होगा। साथ ही यहाँ पर रिक्वायर्ड है कि वो प्रोमिनेंटली डिस्क्लेमर यहाँ पर लगाए, डिस्क्लोजर लगाए, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे, एडवर्टीजमेंट जो है वो फॉल्स नहीं होने चाहिए। साथ ही किसी की भी तरीके का नाम, फोटो या टेस्टिमोनियल सक्सेसफुल कैंडिडेट की यूज़ करना विदाउट देयर कंसेंट इज टोटली इलीगल नाउ। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को साथ ही एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देना होगा। रिसोर्सेज उनके क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, ये सारी बातें भी यहाँ पर क्लियर आउट करनी होंगी। ऑल्सो दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम चेरी पिकिंग एक्सेप्शनल केसेस टू क्रिएट अ स्क्वीड इम्प्रेशन ऑन सक्सेस, अलॉन्ग विद दैट फॉल्स टेस्टिमोनियल, फेक रिव्यू, ये सारी चीज़ों को डिसअलाउ कर दिया गया है बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा। सीसीपीए की बात करें तो एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके, कंज्यूमर के राइट्स को प्रमोट किया जा सके और कंज्यूमर राइट्स को बढ़ाया जा सके। सीसीपीए की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 24 जुलाई 2020 को, जिसका हेडक्वार्टर हमें न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिलता है। सीसीपीए के पास पावर होता है कि वो किसी भी मैटर में इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अगर कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन होता है तो वो यहाँ पर एक खुद से यहाँ पर कोई डिसीजन ले सकती है, कोई इंस्टीट्यूट हो, कंप्लेंट हो, इसको यहाँ पर रोल आउट कर सकती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को देख सकती है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट पर चेक एंड बैलेंस करती है, साथ ही आवश्यकता अनुसार पेनल्टीज लगाना या फिर जो सारी किसी भी तरीके का फाइन लगाने का काम भी सीसीपीए के पास होता है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दी चाबर पोर्ट। इंडिया टेल सेंट्रल एशियन कंट्री दैट यूज चाबर पोर्ट, हमारे साथ ट्रेड करिए। इंपॉर्टेंट समझिए, सबसे पहले एक मैप को यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर चाबर पोर्ट की लोकेशन हमें क्रिएट होगी। देखिए कांडला, मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे गुजरात से अगर हम थोड़ा सा दूर जाएंगे तो ईरान में आपको देखने मिल जाएगा चाबर पोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजिकली जो ग्वादर पोर्ट है इसको टक्कर देने के लिए इस पोर्ट को बनाया गया था। आपको पता है ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है और इसको मदद किया गया था चाइना के द्वारा। उसी की तर्ज पर ईरान में यहाँ पर आप देखेंगे गल्फ ऑफ ओमान में चाबर पोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया के द्वारा। बात करें अगर हम सबसे पहले चाबर पोर्ट के बारे में, तो ये एक सी पोर्ट है जो कि साउथ ईस्ट ईरान गल्फ ऑफ ओमान के पास सिचुएटेड है। ये ईरान का ओनली ओशनिक पोर्ट है और इसके अंतर्गत दो सेपरेट पोर्ट्स आपको देखने मिल जाएंगे, शाहिद कलांतरी और शाहिद बेहिस्ती। दोनों के अंदर 5-5 बर्थ यहाँ पर डिसाइड की गई हैं। इस पोर्ट को ओपन किया गया था 1983 में और ऑपरेट किया जा रहा है इसे इंडिया के द्वारा थ्रू इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, वाइल बीइंग ओन्ड बाय द ईरान थ्रू द पोर्ट्स ऑफ मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। पोर्ट की अगर हम बात करें तो इसका लैंड एरिया 440 हेक्टेयर और साइज जो हार्बर की है इट इज़ 480 हेक्टेयर। पोर्ट यहाँ पर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है जब बात की जाती है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के बारे में, और एक गेटवे है ईस्टर्न डेवलपमेंट रूट को लेकर। चाबर
पोर्ट की अगर हम बात करें तो स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया को एक्सेस दे देता है अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में बाईपासिंग दी पाकिस्तान। साथ ही की ट्रांजिट पॉइंट है बिटवीन इंडिया एंड ईरान, अफगानिस्तान एंड अदर कंट्री, दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही यहाँ पर इसका जो रोल है, इंडिया चाहता है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए 6वीं रीजनल डायलॉग सेक्रेटरीट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल नेशन सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑन अफगानिस्तान in Bishkek, Kyrgyzstan, India's Deputy National Security Advisor Vikram Mishri emphasized the importance of the inclusive and representative government in Afghanistan कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए सो दैट हम चाबर पोर्ट का जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पर बढ़ा सके। हालांकि इंडिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है तालिबान को, जिसने पावर एज्यूम की थी 2021 में, बट स्टिल इंडिया अपनी एक पॉलिसी यहाँ पर मेंटेन किए हुए है विद द अफगानिस्तानी गवर्नमेंट। ओके, अब देखिए तालिबान अपने आप में कहीं ना कहीं एक कंसर्न है जहाँ पर बहुत सारी ह्यूमन राइट्स को तोड़ा जा रहा है। इंडिया ने प्रोवाइड किया है लगभग 600 अफगानीज गर्ल्स को एक स्कॉलरशिप ताकि वो इंडिया आकर अपनी पढ़ाई कर सकें। ओके, ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चाबर पोर्ट के तहत अपनी एक जो रिलेशन है वो मेंटेन भी रखना चाहती है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर अपना एक चेक एंड बैलेंस भी मेंटेन करना चाहती है। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको डीएनआर से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे pragyapande@rawsacademy.in पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.